गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 5वीं वीडियो है और आज के जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियोस हमने पोस्ट कर दी हैं, उसे आप देख लें जा करके अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर वो आपने सही से नहीं समझा है या पहले से पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड क्या होती हैं, डायमेंशंस दिखते कैसे हैं, तो फिर सजेशन एडवाइस यही है आपको कि आप पहले जाके उन वीडियोस को देख लिए ताकि आज का लेक्चर आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल एनालिसिस का वो क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। आई मीन आपको कहा जाए कि भाई ये एक फिजिकल इक्वेशन है, आप इसकी करेक्टनेस चेक कर लो। ठीक है, तो फॉर ए करेक्ट फिजिकल इक्वेशन याद रखिएगा कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन रियली करेक्ट है तो उसको आप चेक कैसे करोगे कि उस इक्वेशन के दोनों साइड यानी इक्वलिटी साइन के दोनों साइड जो टर्म्स होंगे उन सबका डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक छोटा सा रिलेशन ये याद रखिए कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड। ये बात तो क्लियर है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया भी था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये आपको ये तो बता सकता है कि वो इक्वेशन जो आप चेक कर रहे हो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये बता देगा, लेकिन फिजिकली करेक्ट है या नहीं ये एनालिसिस नहीं बताता। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि ज़रा चेक करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका डायमेंशन एल होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। इस पूरे का भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। इस पूरे का भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो ये इस इक्वेशन के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी ये करेक्ट इक्वेशन है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, हम लोग करते हैं, क्वेश्चन भी किए इस पे। लेकिन अब ज़रा देखो आगे, अगर मैं इसी इक्वेशन में कुछ चेंज कर दूँ, एस इज इक्वल टू सपोज कर लो मैं लिख दूँ 3ut प्लस 5at स्क्वायर। तो अब आप इसका भी डायमेंशन जब चेक करोगे तो देखो इसका भी क्या आएगा, यहाँ भी डायमेंशन एल है। यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ 1ut था, यहाँ 3ut है। तो 3 का तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो बचा सिर्फ ut का डायमेंशन चेक करो तो यहाँ भी एल ही आएगा। थर्ड टर्म में यहाँ नंबर क्या है, हाफ, और यहाँ क्या है 5। ना हाफ का डायमेंशन होता है ना 5 का डायमेंशन होता है। बचा एटी स्क्वायर, तो एटी स्क्वायर यहाँ भी है, एटी स्क्वायर यहाँ भी था, इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली तो करेक्ट है कि डायमेंशनली क्या ये करेक्ट, लेकिन क्या ये फिजिकली करेक्ट है, नो। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली करेक्ट है या नहीं ये आपको नहीं पता चलेगा इसके थ्रू। ठीक है, यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन टेल अस वेदर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये तो बता देगा, एक इक्वेशन आपको दिया जाए तो आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसके बेसिस पे चेक करके बता देंगे। अगर ये दोनों साइड हर टर्म का डायमेंशन सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन ये हम कभी भी नहीं बता सकते कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ज़रा देख लो इससे मालूम हो गया इन दो इक्वेशन से ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, राइट। अब आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें से एक हम चेक कर लेंगे और हम लोगों ने कर भी रखा है वैसे, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कह रहा है कि इसका ज़रा करेक्टनेस चेक कीजिए। डायमेंशनल करेक्टनेस पूछता है वो। डायमेंशनल एनालिसिस से जब भी क्वेश्चन पूछेगा चेक करने के लिए तो जाहिर बात है वो पूछ रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये आप चेक करके बता दो। फिजिकली करेक्ट है या नहीं आप ये नहीं बता सकते जब तक कि आपको कंफर्म ना हो हाँ वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि भाई इसको डायमेंशनली अगर हम चेक करें तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन एल होगा। इसमें ज़रा चेक कर लो, यू क्या है, स्पीड होता है, तो इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। अब फिर ये हो गया टाइम, तो इसका डायमेंशन हो गया टी। सॉल्व करने पे ये टी का -1 ये टी का 1, अल्टीमेटली यहाँ भी क्या आ गया, एल आ गया। इसका चेक करो, हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं है। एटी स्क्वायर का चेक कर लो, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। अब फिर यहाँ टी स्क्वायर है तो इसको लिखिए टी स्क्वायर,
इसको भी जब सॉल्व करोगे तो -2 + 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एल बचेगा। तो ये क्या बता रहा है कि ये पूरे इक्वेशन के हर टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, और इस टर्म का भी डायमेंशन क्या हो गया, एल। दैट मीन्स हम ये सिर्फ ये कह सकते हैं इसको देख करके कि भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर मुझे इसके फिजिकली करेक्ट होने के बारे में कुछ पता ना हो तो, राइट। अब जाहिर बात है कि हम इस इक्वेशन को यूज़ कर चुके हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये फिजिकली भी करेक्ट है। बट एनीवे वो यहाँ बात ही नहीं कर रहा, वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि आप सिर्फ ये पता लगाइए कि ये इक्वेशन जो यहाँ हमने दे रखा है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट हो गया। इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो, t = 2π√L/g। मैं इसे भी चेक करके बताता हूँ। आपको क्या चेक करना है, t = 2π√ कितना है, L/g। इसका डायमेंशनल करेक्टनेस हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आप देखिए क्या बोला, t जो है टाइम पीरियड है, L क्या है लेंथ है, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो चेक करते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं। इस इक्वेशन में 2 टर्म है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। नहीं, पूरा राइट साइड का ये एक टर्म। तो लेफ्ट साइड में टाइम है तो इसका तो डायमेंशन t हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर राइट साइड में जब आ रहे हैं तो ये 2π है, ये प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। अब आइए रूट में, रूट में क्या है, अंदर L है तो L का डायमेंशन कैपिटल L लिखते हैं हम लोग, और नीचे G है तो G का क्या लिखते हैं, G क्या मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। ये L कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर। इसको और सॉल्व करो, रूट के अंदर ये नीचे -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट के अंदर t² है, बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, t। तो देखो लेफ्ट साइड भी t था और राइट साइड भी t आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व को ट्राई करना, एंड आंसर मैं बता दूं कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। चेक कर लेना, ऐसे इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। तो वैसे यहाँ भी क्या है, लेफ्ट साइड में एक टर्म है हाइट है ये, और राइट साइड में ये टर्म है जिसमें कई क्वांटिटीज हैं। जो है वो सब इसने बता दिया है। रो क्या है, डेंसिटी है, उसका डायमेंशन आप जानते हो। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी डायमेंशन आप जानते हो। आर क्या है, रेडियस, या इसको लिखना पड़ेगा, आर इज अ रेडियस, रेडियस एक लेंथ है, उसका भी डायमेंशन आप जानते हो। और एस जो है वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन को मैं बता दूं, सरफेस टेंशन जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूज कर करके मैंने हिंट दे दिया आपको। फोर्स का डायमेंशन आप जानते ही हो, ये एल है, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपको मालूम हो जाएगी। थीटा कॉन्टैक्ट एंगल है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, वो पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ये तो यूनिट होता है कि डायमेंशन तो नहीं, हमको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। एंड एच इज दी कैपिलरी राइज यानी हाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई। आप इसको सॉल्व करना जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है और चेक करना। आंसर मैं बताता हूँ, ये डायमेंशन करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन में फर्क आ जाएगा। लेफ्ट साइड में एल आएगा, इन दे रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड का डायमेंशन, ये तो हाइट है ना, तो इस साइड तो एल आएगा। राइट में जब सॉल्व करोगे तो इस पूरे का डायमेंशन आ जाएगा L-1। लेफ्ट साइड में एल है और राइट साइड में L-1 है, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं हुआ ना, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला है कि जरा इसको देख लो, ऑल्सो डिस्कस दैट S = UT + 2AT²। तो वही बात अभी हमने किया था कि S = UT + 2AT² जब हम चेक करेंगे तो ये चेक करें में क्या मालूम होगा कि भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसका लेंथ तो L होगा। UT हम लोग ऑलरेडी यहाँ दिखा चुके हैं कि UT का डायमेंशन भी क्या आता है, L आता है। AT² के डायमेंशन भी क्या आता है, L आता है, और ये तो प्योर नंबर, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं। तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो वही कहना चाह रहा है कि ऑल्सो डिस्कस दैट दिस इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट। आपने चेक कर लिया, अब आगे बढ़िए। ये दूसरा यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये दूसरा यूज है। पहला यूज क्या था कि आप किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। दूसरा यूज क्या है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। हम लोगों ने 4 सिस्टम पढ़ा है, उन्हीं 4 में से आएगा जनरली क्या है आपका MK सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS एंड SI। ये आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, आएगा तो कर लेंगे हम लोग। तो इसमें ये हेल्प करता है, डायमेंशन एनालिसिस हेल्प्स अस कन्वर्टिंग यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कैसे करेगा बहुत ज़रा चेक कर लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, एक नंबर होगा यानी उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसमें यूनिट होगा इन जनरल। हम लोग यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, तो वो बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ यूनिट होता है।
तो यहाँ यूनिट्स कन्वर्जन की बात कर रहा तो जाहिर बात है कि ये उसी क्वांटिटीज की बात करेंगे हम जिसमें यूनिट्स होगा। जहाँ यूनिट्स ही नहीं तो वहाँ यूनिट्स क्या कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। तो प्योर नंबर होता है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिस क्वांटिटीज में यूनिट्स होगी उसके यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम किसी क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं n इंटू यू, वेयर q क्या है फिजिकल क्वांटिटी और n क्या है न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है यूनिट है गिवन सिस्टम में। अब देखिए ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द यूनिट सिस्टम। जाहिर बात है कि भाई मास अगर आप चाहे SI में लिखें या CGS में लिखें या MKS में लिखें, मास मास ही, वो तो चेंज नहीं होने जा रहा था, क्या क्वांटिटी चेंज नहीं होता है ना। चाहे आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर दें क्वांटिटी तो वही रहेगी। अब मास को आप चाहे किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें या ग्राम में, मास विल रिमेन द मास, है कि नहीं। तो ये बात वही कह रहा है कि Q जो है बराबर, अगर मान लीजिए ये सिस्टम 1 की बात मैं करूँ, 4 सिस्टम 1 में पढ़े हैं, तो सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे लिखेंगे N1U1 सिस्टम 1 के लिए। सिमिलरली वही क्वांटिटी अगर सिस्टम में 2 में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे N2U2। जो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिस्टम 2 में बात हो रही है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिस्टम 1 में बात हो रही है। अब यहाँ जरा देखो, यहाँ पे क्या था, N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। अब यहाँ से हम इस N2 को नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा U2 बाई U1, है ना, देख रहा है कि नहीं। N2 को नीचे ले आए, यहाँ से U1 इधर नीचे चला गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर गौर करो तो देखोगे कि इधर न्यूमेरिकल वैल्यू का जो रेशियो है सिस्टम 1 बाई सिस्टम 2, इसमें इनवर्स रेशियो उल्टा हो गया है। यूनिट्स का रेशियो क्या है U2 बाई U। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो n होता है वो u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। यहाँ सिस्टम 1 का n है, यहाँ डिनोमिनेटर में U1, यहाँ नीचे n2 तो वहाँ न्यूमरेटर में U2। तो नंबर ऑफ ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो रिलेशन यूनिट के साथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। वो यहाँ भी हमने समझाया है कि कैसे आया, जरा देख लो। क्योंकि Q होगा कांस्टेंट, क्वांटिटी तो चेंज नहीं होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी अगर मास है तो मास ही रहेगा चाहे जिस सिस्टम में आप मेरे करें। तो Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं, यानी NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा। तो n बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट बाई U। तो इस कांस्टेंट को अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम का यूनिट अगर छोटा है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझो, सपोज कर लो मैं 2 यूनिट ले रहा हूँ, 1 किलोग्राम और 1 ग्राम ले रहा हूँ, है ना। किलोग्राम हम लोग जानते हैं कि ये बिगर यूनिट है और ग्राम कैसा है, ये स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं 1 kg लूँ तो हम लोग जानते हैं 1 kg ग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। अब जरा देखो, मास वही है, चाहे केजी में बात करें चाहे ग्राम में बात करें, मास कितना है 1 kg के बराबर ही है, 1000 ग्राम दोनों बराबर ही होता है। लेकिन अब जरा n को देखो, ये क्या है, ये N1 है और ये क्या है, ये U1 है, पहले वाला सिस्टम का यूनिट। दूसरा ये क्या है, N2 है और ये क्या है, U2 है। तो आप जरा देख रहे हो ना कि अगर हम सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो जब हम यूनिट छोटा लेते हैं, ग्राम छोटा यूनिट है, देखो यहाँ लिखा हुआ ग्राम छोटा, तो जब यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा आ गया, 1000 हो गया। और जब यूनिट बड़ा है, केजी बड़ा यूनिट है ग्राम से, तो उसमें नंबर क्या है, छोटा है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिट अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, यूनिट अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो इस चीज़ से यहाँ से क्लियर हो गई। सेम आप मीटर सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट के साथ बिगर वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, बिगर यूनिट के साथ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, है ना। इसीलिए n इंटू यू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और इसी रिलेशन क्या आ गया, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। और इसका ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, इसको ये दिमाग में रखना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ग्राफ में। तो n और u यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो ग्राफ है वो ये पैराबोला टाइप का और का, सॉरी पैराबोला बोला नहीं, हाइपरबोला है ना, ये हाइपरबोला टाइप हो, ठीक है। इट इज नॉट ए पैराबोला, मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज हाइपरबोला। ग्राफ का नाम है भाई, आपको पता नहीं क्या है, बता दिया आपने भाई। हर तरह के ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स है, सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला शेप है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ में आ गया
अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हम जब भी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम जनरली इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्वांटिटी चाहे एक सिस्टम में रखेंगे, दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी चेंज नहीं होती, क्वांटिटी वही रहती है ना। फिजिकल क्वांटिटी वही रहता है, चाहे यूनिट्स आप चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जाहिर बात है कि 1 kg को आप चाहे जैसे मेजर करें, ग्राम में मेजर कर रहे हैं, मिलीग्राम में मेजर कर रहे हैं, वो 1 kg के बराबर ही रहेगा। यूनिट्स बदलेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, यही होता है, चेंज मतलब नंबर चेंज हो जाएगा, बट दैट क्वांटिटी जो है दैट विल रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये N1 U1 और N2 U2 को हम यूज़ कर करके इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे हम लोग किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गई बात। देखो यहाँ लिख रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट। जो चीज़ यहाँ हमने बताई ना वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बिगर यूनिट होगा तो स्मॉलर नंबर आएगा, स्मॉलर यूनिट होगा तो बिगर नंबर आएगा। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली पहले, और ये कैसे आया अभी हमने बता दिया, और इसका ग्राफ क्या है यहाँ। तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ क्वेश्चन है एक कि कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। तो स्टार्ट करें, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो आप इक्वेशन क्या यूज़ करोगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। पहली बात तो ये कि हमको ये रिलेशन यूज़ करना होता है यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। अब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी जो है वो है हमारा फोर्स। तो आप अच्छे चूँकि हम यूज़ करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको जो भी क्वांटिटी दी जाएगी, जैसे यहाँ फोर्स की बात कर रहा है या वर्क की बात कर रहा है, तो उस क्वांटिटी का पहले डायमेंशनल फार्मूला लिख जाया करें आप। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, जैसे इक्वल टू MLT-2 ये होता है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए फोर्स का जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन होता है। और न्यूटन किसको बोलते हैं, न्यूटन का MKS में कन्वर्ट कर लो ताकि मुझे मालूम हो जाए कि न्यूटन में है क्या क्या, किस चीज़ को न्यूटन बोलते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये होता है मास के लिए क्या आ जाएगा किलोग्राम, लेंथ के लिए क्या आएगा मीटर, और सेकंड का पावर -2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा वो, बाकी यहीं लोगों सेकंड का पावर -2। इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, दूसरे सिस्टम जिसको आप डाइन की बात कर रहे हो, तो डाइन का समझ लो पहले, डाइन किसको बोलते हैं, डाइन सीजे सिस्टम में आता है। तो किलोग्राम की जगह यहाँ ग्राम होगा, मीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर होगा, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, यानी ये आपका यूनिट 1 हो गया और ये क्या है यूनिट 2। अब मुझे पता लगाना है कि N2 क्या होगा, क्योंकि N1 वो दे रहा है 1 न्यूटन। देखिए यहाँ लिख रखा है 1 न्यूटन, एक सिस्टम में दिया, N1 की वैल्यू वो 1 बता रहा है, फिर यहाँ U1 लिखेंगे। N2 उसने पूछा है, N2 की वैल्यू क्या होगी ये उसने पूछ रखा है, और U2 आपको पता है डाइन में यहाँ में लिख रखा। क्लियर। तो यहाँ से N2 के लिए क्या करना होगा, N2 मुझे निकालना है, तो N2 बराबर हो जाएगा 1 तो 1 ही है, ये हो जाएगा U1/U2। हालांकि आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं यहाँ तो U1 है ना, तो यूनिट 1 का डायमेंशन पहले लिखते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा M1 L1 T1-2, यानी ये आपको सीधा से यूनिट्स को कन्वर्ट करना है और यूज़ क्या करना है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, लेकिन हमको यूज़ करना है डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम पहले सिस्टम 1 में उसका डायमेंशन लिख दिया, अब फिर नीचे लिखिए उसका सिस्टम 2 में। सिस्टम 2 में क्या लिखोगे डायमेंशन M2 L2 T2-2। क्लियर हो गया। आप थोड़ा इसको अलग अलग कर ले हम लोग, ये हो जाएगा M1/M2, ये के लिए अलग से है कि नहीं। इसके बाद आप लिख लो L1/L2, और लास्ट में लिखिए आप T1/T2, लेकिन इसका पावर क्या है -2। ऐसे कर लिया हम लोगों ने। अब आइए सिस्टम 1 में जो मास होता है, ऐसे करेंगे हम लोग। सिस्टम 1 में मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, राइट, और सिस्टम 2 में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। सिस्टम 1 में लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, यहाँ लिखा ही रखा है सब सिस्टम 1, यानी सिस्टम 1 हम किसको मान रहे हैं MKS को, और ये वो जो दिया हुआ है। तो सिस्टम 1 में यानी L1 जो मैं लिख रहा हूँ लेंथ इन सिस्टम 1, तो उसमें हम क्या लिखेंगे मीटर, और ये है लेंथ इन सिस्टम 2, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और सिस्टम 1 में टाइम का यूनिट सेकंड, सिस्टम 2 में टाइम का यूनिट सेकंड, यहाँ पावर -2 है। ये तो ख़त्म ही हो गया, हटा देते हैं। अब आ गया ये
किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 1 किलोग्राम में कितना होता है बताइए, 1000 ग्राम, और नीचे भी ग्राम है, एक ही ग्राम में बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, तो यहाँ लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और वो तो कैंसिल ही हो गया सेकंड बाई सेकंड से। तो यहाँ देखो अब ये खत्म, हटा दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो गया, ग्राम ग्राम भी हट गया, तो 1000 इंटू 100 यानी 1 पर कितना जीरो आ रहा, 5, तो हो जाएगा 10⁵ तो n2 की जो वैल्यू आ गई हमारे इस आंसर में वो कितना आ गया, 10⁵, यानी n2 इज कमिंग आउट टू बी 10⁵। अब हम क्या लिखेंगे, n1 u1 दोबारा लिख रहा हूँ मैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 कितना था 1, u1 क्या दिया था न्यूटन, n2 क्या था आ गया आपका 10⁵ आ गया आंसर, और u2 क्या है डाइन। तो ये आंसर हम लोग को मिल गया कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵। ठीक है, तो देखो ये आंसर दिया हुआ है, आप लोग सब मैच कर लेना। तो एक हमने करा दिया, अब आप इसी तरह से जा करके इन दोनों का इसको सॉल्व करें। वर्क डन, एक जूल को कन्वर्ट कीजिए अर्ग में। ये याद रखिएगा एसआई सिस्टम में जूल किसके बराबर होता है देख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पता लगाया 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, एम के से पता लगा लीजिएगा। तो जूल जो है वो एसआई सिस्टम में, ठीक है ना, ये एसआई सिस्टम में है। ये होगा कितने के बराबर, पहले तो एनर्जी का यूनिट लिख लेना, ये होता है mL2T-2, यानी वर्क का जो यूनिट डायमेंशन आएगा वो ये होता है। हिंट मैंने दे दिया। अब लाइव में देखिए, चूंकि जूल एसआई सिस्टम में वो एमके से बना है, तो मास के लिए किलोग्राम होगा, लेंथ के लिए मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकंड का -2। इस तरह से अर्ग, ये जो है आपका अर्ग जो है, अर्ग सीजीएस यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में किलोग्राम की जगह ग्राम ले लीजिएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही आएगा। तो यहाँ से कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा आपको ये वाला आंसर। जूल को जब आप अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो जैसे यहाँ 1 न्यूटन 10⁵ डाइन आया है, वहाँ आएगा 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। फिर इसको करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एमके सिस्टम में इतना होता है, आपको सीजीएस में बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। आंसर भी मैंने दे ही रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं मैच होगा, नहीं बनेगा तो हमसे कमेंट में बताइएगा, वी विल डू इट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। ये लास्ट रिलेशन है, यूज है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसको पढ़ लो, क्या है, डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी हम इस मेथड का यूज कर करके फिजिकल रिलेशंस भी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत ही पावरफुल टूल तो नहीं बोलते इसे, वो रिस्ट्रिक्शंस हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इसके हैं, अभी क्या करना है वो। चलिए, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर करके फिजिकल रिलेशंस जो हैं, यानी कुछ क्वांटिटीज के बीच में आपस में जो रिलेशन है वो आप डिराइव कर सकते हैं। मैं बात बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मौजूद है। कुछ इजी इक्वेशंस हैं जो आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, किस केस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वी अज्यूम दैट द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस। एक टाइम क्या बोल रहा है, एक मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग से, एक धागा से एक बॉबन में लटका दिया, इसको थोड़ा साइड करके यहाँ दीजिए और छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। तो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं कि पार्टिकल को आपने मान लिया यहाँ से रिलीज किया ए से, और इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो। तो यहाँ से रिलीज किया तो ये ओ से ए से बी जाएगा और फिर बी से ए जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इस स्ट्रिंग के लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन उसने दिया है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको निकालना है कि वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का होगा। अगर ये बात है कि किसी कोई बंदा आपको बता दे कि टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का वो डिपेंड करता है ऑन एल एंड जी, तो अब इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना कि भाई एल और जी पे बहुत से तरह कर सकता है। भाई एल स्क्वायर जी स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर जी -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मुझे नहीं पता। तो ये क्या रिलेशन आने जा रहा है, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि आखिर ये डिपेंड कैसे कर रहा है, रूट है क्या है, सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ आंसर दे रखा है पहले, बट हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं।
अब इसमें जो कांस्टेंट आता है ना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, है ना। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। एक्सपेरिमेंट से मालूम किया था कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट है। वहाँ उसने क्या बोला कि सिर्फ टी डिपेंड करेगा इस पे। तो डिपेंड के लिए हम मान लेते हैं कि भाई कुछ कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे। और ये कांस्टेंट कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका भी डायमेंशन होगा तो फिर ये अलग बात आई। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। यहाँ जो हम लिख रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कोई नंबर बीच में आता हो, जैसे यहाँ 2 पाई आता है एक्सपेरिमेंटली, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो जब भी बोलेगा कि भाई ये क्वांटिटी फला क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो आप बीच में ही डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेने लग जाओगे। वो नंबर ठीक है, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट से वो नंबर 1 आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको लेना होगा यार। तो t इज इक्वल टू के। अब आगे क्या बोल रहा है कि वो लेंथ पे, यानी स्ट्रिंग के लेंथ पे टाइम पे डिपेंड करता है। तो लेंथ का पावर क्या मुझे नहीं पता है, तो उसको मैं मान लेता हूँ a, राइट। और वो कह रहा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। इसका पावर क्या मुझे नहीं पता, तो इसको मान लीजिए b। तो और कुछ और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ से स्टार्ट करें। अब मेरे पास हमारी ये इक्वेशन बन गई भाई कि ये इस तरह से कुछ रिलेशन आएगा, लेकिन इसमें a और b क्या है, ये अननोन है। a नहीं पता, b भी नहीं पता। अब हमारा काम क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो प्रॉपर उसका प्रिंसिपल है, उसको यूज़ करके हम इस a और b को निकालेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बोलता है कि जब भी कोई इक्वेशन आपका फिजिकली अगर करेक्ट होगा तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके डायमेंशंस हर टर्म के बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन सेम होना चाहिए। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप जरा देखो, लेफ्ट साइड में जो टर्म है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का डायमेंशन कितना होता है? 50। अब आइए राइट साइड पर। राइट साइड में ये पूरा एक ही टर्म है ना। टर्म कैसे अलग अलग होता है? प्लस और माइनस साइन से, या इक्वलिटी साइन से। ये भी टर्म को अलग ही करता है बेसिकली। लेकिन ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा? राइट साइड में आपके पास ये पूरा एक ही टर्म है। तो k तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। ये लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन l होता है, और पावर लेकिन यहाँ a दे रखा, तो a लिखेंगे हम। और ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका डायमेंशन होता है LT-2, और इसका पावर क्या दे रखा है? b। क्लियर हो गया बिल्कुल? अब जरा देखो, हम इसको एक जगह कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो ये t है, हम इसको ऐसे लिखेंगे m का पावर 0। m यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं है, l भी नहीं है, तो l का पावर 0, और लेकिन t का पावर क्या है? यहाँ 1। राइट साइड में जब हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ भी मास नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? m का पावर 0। लेकिन जरा देखो l का क्या पावर है? l का पावर यहाँ a है, और यहाँ l का पावर b है। ये देखो l का पावर b, यहाँ लिखेंगे a प्लस b। l का पावर कितना आ गया? a प्लस b। और t का पावर क्या है? -2 इंटू b, तो यहाँ लिखेंगे -2b। अब आइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। वो क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो इसका डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी एक टर्म है और राइट साइड में, यानी इस तरफ का डायमेंशन और इस तरफ का डायमेंशन पूरा सेम होगा। इस डायमेंशन सेम होने के लिए करते क्या है कि इंडिविजुअली मास का, लेंथ का और टाइम का जो पावर है हम उसको इक्वेट करेंगे। तो जाहिर बात है कि m का पावर 0 इधर भी है, m का पावर 0 इधर भी, तो m का लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा l के पावर को हम इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड में l का पावर है 0, और राइट साइड में l का पावर है a प्लस b। a प्लस b 0 के बराबर हुआ तभी तो डायमेंशनली सेम होगा दोनों साइड। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। अब आइए टाइम का लिखते हैं। टाइम का लेफ्ट साइड में पावर जो है वो 1 है, और राइट साइड में जो पावर है वो है देखो यहाँ -2b। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है -1/2। अब इस b को इस इक्वेशन में पुट कर दो 1 में। तो 1 में जब लिखेंगे तो क्या होगा? 0 बराबर a, अब प्लस b की जगह -1/2 लिख देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या होगा? a -1/2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ आ गई। तो मुझे a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्वेशन हमें मिल गया। इक्वेशन क्या मिला? इक्वेशन हमें मिल गया, इसे लिखता हूँ। इक्वेशन मिल गया t इज इक्वल टू कितना लिखा था? k लिखा था हमने, l का पावर a आया। l का पावर a है ना भाई हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में, और a की वैल्यू कितनी आई? हाफ। तो l का पावर हो गया हाफ,
और फिर जी का पावर भी कितना है, जी का पावर बी है, लेकिन जी का पावर यहाँ बी की वैल्यू आई है -हाफ, तो -हाफ लिखेंगे। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो एल का पावर हाफ को मतलब हाफ का मतलब इस पर ऐसे लिखेंगे √L, ठीक है। और जी का पावर -हाफ यानी ये नीचे जाएगा 1/g का पावर हाफ लिख सकते हैं। फाइनली इसको ऐसे लिखेंगे k√L और नीचे है √g। अब इसको एक साथ लीजिए तो ये हो जाएगा k√L/g। तो यही हमारा आंसर आ, देखिए k√L/g। यानी फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड क्या एक्सप्रेशन कैसा आ गया कि ये तो कुछ कांस्टेंट होगा जो आप एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, लेकिन एल और जी पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है, एल और जी पे वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द वे you can derive the relation between the physical quantities using dimensional analysis। एक एक स्टेप मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। अब ये करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ये ड्राइव करना है, आंसर सबका दिया हुआ है। एनर्जी का ड्राइव करना है, ओमेगा याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हेल्प भी लेना भाई बुक से भी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो होता है सेकंड का पावर -1, बस इतना याद रखना। और बाकी सारी चीज़ें गिवन है, आप जानते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने दिया है, इसे आप सॉल्व करें और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें कि 4 आप लोगों का राइट। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही रखें। थैंक यू सो मच।